many theories, starting from Lewis theory, एक एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग हमारे सामने आता है इस थ्योरी के हेल्प से, जहां पर हम शेयर्ड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करते हैं, बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद में कंटिन्यूएशन में हमने वीएसईपीआर थ्योरी की बात की। तो वीएसईपीआर थ्योरी मॉलिक्यूलर शेप्स और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस इनको लेकर बात करती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग को आगे प्रोसीड करते हुए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू देखा गया। हमने जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात की तो इसमें बॉन्ड प्रॉपर्टीज को लेकर बेटर एक्सप्लेनेशंस हमारे सामने आते हैं जब हम फेनोमेना हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, इन सभी की बात करते हैं। तो यहां तक का जो मैटर अभी हमने कवर अप किया है टॉपिक में, उसमें आप समझ सकते हैं कि ल्यूइस थ्योरी जो एक एलिमेंट्री लेवल पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनको बताती है। वीएसईपीआर थ्योरी शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स की बात करती है, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को रिलेट कर पाते हैं। इवन along with these many theories, some of the questions are still unanswered, or you can say some of the properties are still not given the emphasis upon. So to give more emphasis towards the properties like magnetic behavior of various covalent species, हमें एक और थ्योरी का इसमें अप्रोच इंक्लूड करना होगा, और ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब हमारा बेसिकली जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का अप्रोच होगा, वो जेईई लेवल के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक लिमिटेड एप्लीकेशन तक होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वैसे तो पॉलीन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के लिए भी अप्लाई होती है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए भी, पर हम जिस लेवल का एप्लीकेशन यहां पर देखेंगे उसमें हम इंक्लूड करेंगे सिर्फ डायटॉमिक स्पीशीज को। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को इंट्रोड्यूस करने का हमारा सबसे पहले तो समझे पर्पस क्या है, क्योंकि क्या प्रीवियस थ्योरीज सेटिस्फैक्टरी नहीं थी? आंसर है नहीं, सेटिस्फैक्टरी तो थी प्रीवियस थ्योरीज, पर जो एम्फेसिस डिफरेंट प्रॉपर्टीज पर डिफरेंट थ्योरीज ने दिया, उसके कारण ये थ्योरीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। कहीं पर भी यहां एक अपोज वाला मैटर नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक और डायरेक्शन में हमें चीजों के आंसर दे देती है, जैसे मॉलिक्यूलर स्पीशीज में फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर कैसे हो सकते हैं, उनका क्या क्राइटेरिया है। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर से मेरा मतलब है कि अभी तक आप पढ़ते आए हैं प्रीवियस थ्योरीज में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इंक्लूड करती है इवन द बॉन्ड ऑर्डर्स लाइक 1.5, 2.5, 0.5. दिस काइंड ऑफ बॉन्ड ऑर्डर वैल्यूज आर देयर। ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टीज इन बॉन्ड ऑर्डर्स को सपोर्ट करती है, और यदि ये बॉन्ड ऑर्डर सपोर्ट होते हैं प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, तो इनका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन कैसे दिया जाए। तो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर्स, मैग्नेटिक बिहेवियर्स। अब मैग्नेटिक बिहेवियर का भी एक एग्जांपल लीजिए। वीबीटी में क्या बताया गया कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब बनता है तो हम बताते हैं कि दोनों एटम्स के 2 ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। रिकॉल करिए, हमने वीबीटी में O2 का केस भी लिया हुआ है। इसमें हम दोनों ऑक्सीजन एटम्स के बारे में बात कर रहे थे, और हमने कहा था कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों एटम्स का जब इस तरह से हम लिखते हैं, तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हमने कैसे बताई थी। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में हमने बताया कि दोनों एटम्स के pz एक्सिस पर ओवरलैप कर रहे हैं, और py उस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर ओवरलैप करते हैं। दिस काइंड ऑफ ओवरलैपिंग, इससे हम ये जस्टिफाई कर पाए थे कि एक बॉन्ड सिग्मा और एक बॉन्ड पाई कैसे है, डबल बॉन्ड फॉर्म कैसे हो रहा है, हाउ आर द 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। बट अब आप इसका एक लिमिटेशन समझें कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर एम्फेसिस ही नहीं दिया।
इनफैक्ट उसका कोई कनेक्शन ही नहीं बनाया गया। यदि हम कनेक्शन बनाने की कोशिश करें यूजिंग द सेम थियरी तो प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम क्या आता है? यदि ये ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल गेट पेयर्ड इन दैट ओवरलैपिंग, और यदि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं तो टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम, टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर एटम, in the process of overlapping of orbitals they get paired और स्पीशीज को डायमैग्नेटिक होना चाहिए, जबकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक्चुअली पैरामैग्नेटिक होता है। तो वीबीटी ने या प्रीवियस किसी थियरी ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के कोई कनेक्शन ही नहीं बनाए, इसलिए हम इसको कंट्रोवर्शियल अप्रोच नहीं बोलते हैं, हम इसको एक कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच बोलते हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का जो अप्रोच होगा उसमें ऐसी टाइप की प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंसेप्ट क्या होता है, एटम्स की आइडेंटिटी मॉलिक्यूल्स में हमें क्यों नहीं मिलती है, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर्स कैसे मिल सकते हैं, ये सारे आंसर्स मिलेंगे हमें अंडर द हेडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। सो लेट अस स्टार्ट दिस थियरी विद द की पॉइंट्स। इसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में क्या क्या है। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, in the formation of covalent molecules the atomic orbitals combine to form equal number of new orbitals called as molecular orbitals. The very first key point I have mentioned, जब कोवलेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन होकर न्यू ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वी जस्ट वांट टू से कि जब मॉलिक्यूल बनता है तो एटम्स अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह से लूज कर देते हैं। अब लैंग्वेज वाइज ये बहुत सिंपल लग रहा है कि ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बट ये प्रोसेस क्या है एग्जैक्टली? जस्ट इमेजिन, मैं यदि एक डायटोमिक स्पीशीज की बात कर रहा हूं, द स्पीशीज विद टू एटम्स, यदि मैं एक डायटोमिक स्पीशीज की बात कर रहा हूं तो यदि एटम लिया जाए तो देयर इज वन न्यूक्लियस एंड देयर आर अ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स जितने भी उस स्पीशीज में है। पर यदि एक डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीशीज की बात हो रही है तो वहां पर क्या होगा? देयर विल बी टू न्यूक्लाई, सो द कंप्लीट इलेक्ट्रॉन पिक्चर विल बी डिफरेंट। जो इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर होगा वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। एटम में एक न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि डायटोमिक स्पीशीज या मॉलिक्यूल में दो न्यूक्लाई प्रेजेंट है, तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर ही चेंज हो जाता है। एंड द इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर इज एक्सप्रेस्ड अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर थियरी विद द हेल्प ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कंसेप्ट हम लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की बात होती है, साई स्क्वायर वेव फंक्शन की बात होती है। ऑर्बिटल कंसेप्ट यहां पर अब इस तरह से चीजों को रिलेट करता है कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर, जो वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम आपने पढ़ा है, उसी का एक अप्रोच इस डायरेक्शन में है कि वो मॉडल हम एटम्स के लिए पढ़ते आए हैं अभी तक। अब इस थ्योरी में उसको मॉलिक्यूल के लिए सोचना है। तो वेव मैकेनिकल मॉडल अब कैसे जनरेट होगा, यहां पर मैं आपको ग्रेजुअली इन पॉइंट्स में बताता हूं। तो सबसे पहले एक सिंपल अप्रोच बनाई जाए तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो वेनिश हो जाएंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डेवलप हो जाएंगे, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आफ्टर दिस आपके पास में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन होता है उनकी एनर्जीज में फर्क ज्यादा नहीं होता, मतलब उनकी एनर्जीज कंपेरेबल होनी चाहिए। तो जो सेकंड की पॉइंट मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं वो होगा द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज कैन कंबाइन।
इस प्रोसेस में एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कंबाइन होते हैं उनकी एनर्जीज कंपेरेबल होनी चाहिए। नेचुरली जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें एनर्जी का कम डिफरेंस होता है, एक एटम से दूसरे एटम के साथ में कंपेरेबल एनर्जीज के ही कारण ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल करने पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर पाते हैं। तो एक ये पॉइंट है, वैसे इतना ज्यादा इसको एप्लीकेशन लेवल पर ये पॉइंट इंटरफेयर नहीं करता है, लेकिन इसके बाद वाले पॉइंट्स पर आपको फिर फोकस करना चाहिए। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, मैंने कहा है उतने ही न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, लेकिन अब इसको मैं एक लेवल पर जाकर क्लासिफाई कर रहा हूं कि यदि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, टू डिफरेंट एटम्स के टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। एक ऑर्बिटल लो एनर्जी स्टेट में होता है, कंबाइनिंग से कंपेयर कर रहा हूं मैं, और दूसरा हायर एनर्जी की स्टेट में होता है। जो लो एनर्जी स्टेट वाला है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। आई रिपीट द टर्म, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल एटॉमिक से कम एनर्जी वाला होगा, और जो ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी की स्टेट में होता है उसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। तो थर्ड पॉइंट में मेंशन कर रहा हूं, द टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, out of which one has less energy, जिसकी एनर्जी कम है, मैं उसको ब्रैकेट में मेंशन कर रहा हूं BMO। BMO is the abbreviation I am using for bonding molecular orbital, and the other has more energy। इसके लिए मैं टर्म यूज कर रहा हूं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एब्रीवेशन AMO लिखा है मैंने। सो द टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइनिंग एंड फॉर्मिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हर दो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। एक की एनर्जी कंबाइन होने वालों से कम है, दूसरे की एनर्जी कंबाइन होने वाले ऑर्बिटल से ज्यादा है। अभी हम एक एनर्जी के अकॉर्डिंग पूरा ऑर्बिटल डायग्राम भी हमारे सामने होगा, तो इन्हीं पॉइंट्स को और बेटर वे में हम समझ पाएंगे। तो अभी तो हम थ्योरी को समराइज कर रहे हैं कि क्या क्या इसके की पॉइंट्स हैं। अब इन्हीं की पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हैं। यदि कंबाइनिंग ऑर्बिटल से दो टाइप के ऑर्बिटल्स जनरेट हो रहे हैं, एटॉमिक और एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन हुआ, जिसे आप बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसका एक्चुअली वेव मैकेनिक्स के साथ में रिलेशनशिप हम बताते हैं, पर टू अंडरस्टैंड द टॉपिक इन एन ईजियर मैनर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी आप इस लेवल पर ध्यान दें कि हर दो एटॉमिक ऑर्बिटल से हमने बनाए दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एक को आप लेस एनर्जी की स्टेट में बताते हैं, एक को मोर एनर्जी की स्टेट में बताते हैं। कम एनर्जी की कंडीशन नेचुरली मोर स्टेबल स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, ज्यादा एनर्जी की कंडीशन है नेचुरली वो कम स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम इसी तरह से बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन BMO, वो स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, इंक्रीज द स्टेबिलिटी। और जो इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में होते हैं, क्योंकि वो एनर्जी की हायर स्टेट में है, स्टेबिलिटी की लोअर स्टेट में है, इसलिए हर इलेक्ट्रॉन जो AMO में प्रेजेंट होगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होगा, वो स्टेबिलिटी को कम करेगा। सो आई हैव रिटन इन इलेक्ट्रॉन्स इन AMO डिक्रीज द स्टेबिलिटी। जिस लेवल पर हम इसका एप्लीकेशन देख रहे हैं, वहां पर केवल हमें इन दो टाइप के ऑर्बिटल्स की बात करनी है। अदरवाइज जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एप्लीकेशन पार्ट लिया जाता है, तो इवन एक थर्ड टाइप के ऑर्बिटल्स भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, एंड दे आर द नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मतलब दे possess द एनर्जी इक्वल टू दैट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। बॉन्डिंग में जिनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, जिनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता,
यहां पर जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बन रहे हैं ये एटॉमिक से अलग एनर्जी की स्टेट में होंगे, राइट। आफ्टर दिस, इस थ्योरी के एप्लीकेशन तक जाने के लिए अब आपको एक बेसिक कंसेप्ट माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन होना है और ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होना है। कॉम्बिनेशन होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, फॉर्मेशन होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी पिक्चर एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल्स की टर्म्स में होता है, मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की टर्म्स में होता है। आप इसको एक मैटर से और कनेक्ट कर सकते हैं। मॉडर्न थ्योरी ने इलेक्ट्रॉन्स को एज वेव ट्रीट किया। इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिव वेव्स। न्यूक्लियस के आसपास, पॉजिटिव सेंटर के आसपास नेगेटिव वेव्स हैं इलेक्ट्रॉन्स। यदि ये नेगेटिव वेव्स हैं तो जब बॉन्डिंग फेनोमेना होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जब बॉन्डिंग फेनोमेना होता है तो वेव्स के इंटरफेरेंस होते हैं। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ दीज वेव्स, दे एक्चुअली रिजल्ट इनटू द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो बोला जा सकता है कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव्स का रिजल्ट होते हैं, और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव का रिजल्ट होते हैं। चीजों के एप्लीकेशंस आपके सामने आएंगे तो ये और कंफर्टेबली आप समझ पाएंगे। सो आई एम ग्रेजुअली कमिंग वेरी सून टुवर्ड्स द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस थ्योरी। इसमें मैं एक लास्ट पॉइंट और लिखना चाहूंगा कि जैसे आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, सो व्हाट वी डू एग्जैक्टली, हम कुछ रूल्स फॉलो कर रहे हैं। जब हम एटम्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो वहां पर कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। देयर इज अफबाउ प्रिंसिपल, देयर इज हुंस रूल, देयर इज पॉलीज प्रिंसिपल। इन्हें हम फॉलो करते हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं। यहां पर नया कुछ भी नहीं है। जैसे कॉन्फ़िगरेशन आप एटम में कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग देते हैं, वही रूल्स आपको यहां पर भी फॉलो करना है। The electronic configuration of molecules is given by following Aufbau principle, Hund's rule, एंड पॉलीज प्रिंसिपल। शॉर्ट में मैं आपको रिवाइज करवा दूं, रिकॉल करवा दूं कि ये क्या है। अफबाउ प्रिंसिपल मतलब लेस एनर्जी ऑर्बिटल्स पहले ऑक्यूपाई होंगे, मोर एनर्जी ऑर्बिटल्स बाद में ऑक्यूपाई होंगे। ऑर्बिटल्स की ऑक्यूपाई होने का जो सीक्वेंस होगा ऑर्बिटल्स का, वो एनर्जी के अकॉर्डिंग होता है। हुंस रूल बोलता है कि डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में, इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स में पेयरिंग तब तक अलाउड नहीं है जब तक कि सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन प्लेस नहीं होता, या कहिए डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का स्पिन मल्टीपल मैक्सिमम होना चाहिए। दैट इज व्हाई वी से दिस इज द रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। फिर आपके पास में है पॉलीज प्रिंसिपल। पॉलीज प्रिंसिपल मतलब no two electrons in an atom can have the same set of all the 4 quantum number values। ये एटम के लिए था। अब मैं मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो उसी का एक इजी वर्जन बोला जाता है पॉलीज प्रिंसिपल का, कि जो एक ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका स्पिन स्टेट हमेशा अपोजिट होगा। सो नाउ वी हैव दीज मेनी पॉइंट्स। जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अब कंसीडर करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंसीडर करते हैं, तो यहां पहले तो मैं आपको एक डेजिग्नेशन बता रहा हूं कि लीनियर कॉम्बिनेशन है क्या और डेजिग्नेशन की बात कहां इनसे कनेक्टेड है। आप मान लीजिए कि 2 डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं जिनका कॉम्बिनेशन होना है, और न्यू ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 2। जैसा अभी मैंने बताया, ये क्या क्या होंगे? BMO एंड AMO।
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल जब 1s 1s कंबाइन होंगे तो रिजल्टिंग ऑर्बिटल्स का डेजिग्नेशन होगा सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। ऑलवेज रिमेंबर कि एटॉमिक ऑर्बिटल में s स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है और इस स्फेरिकल सिमेट्री के कारण जब कंबाइनिंग ऑर्बिटल का रिजल्ट हम देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर एक्सिस पर होता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर। तो जो सिग्मा नोटेशन होता है ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। जहां मैं स्टार मार्क कर रहा हूं वो हमेशा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। नॉन एस्ट्रिस्क जो रिप्रेजेंटेशन है ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल के लिए होगा। तो हो सकता है कि यदि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कंबाइन हो रहे हैं वो 2s एंड 2s होंगे। यदि स्फेरिकल सिमेट्री है s में तो जो डेजिग्नेशन इधर आएगा वो अगेन सिग्मा की टर्म्स में होगा, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। नाउ गिव मोर एम्फेसिस टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। 2pz एंड 2pz दोनों के मैंने आउट ऑफ द 3p ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबशेल मैंने एक सेलेक्ट किया है। एक्सिस 3 परपेंडिकुलर एक्सिस पर ओरिएंटेड 3 डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, px py pz। इनमें से मैंने अभी एक एक्सिस को सेलेक्ट किया है। z को मैं रेफरेंस एक्सिस लेकर चल रहा हूं, इसलिए मैंने z का कॉम्बिनेशन पहले बताया। क्योंकि हम z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ट्रीट कर रहे हैं इसलिए मैंने डेजिग्नेशन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इसका सिग्मा रखा है। तो सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz। अब क्या बचता है? एक एटम के 2p ऑर्बिटल्स 2px और 2py, इनके कॉम्बिनेशंस होंगे। अब क्योंकि हम z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान चुके हैं और उसके डेजिग्नेशन में हमने सिग्मा नोटेशन का यूज किया, इसलिए अब ये बचे हुए दोनों कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे। z एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी x एक्सिस, z एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी y एक्सिस। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन लिया जाएगा उससे रिजल्टिंग प्रोबेबिलिटी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। तो जो रिजल्टिंग प्रोबेबिलिटी परपेंडिकुलर होगी उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बन जाएगा पाई 2px एंड पाई स्टार 2px। इधर बनेगा पाई 2py एंड पाई स्टार 2py। इस लिस्ट में सारे एंटी बॉन्डिंग है इधर जिनके साथ मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, और नॉन एस्ट्रिस्क जितने भी हैं वो सब बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। पाई नोटेशन का मतलब है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो अभी प्रूव होते जाएंगे जैसे ही हम कोई इनका एग्जाम्पल लेते हैं। पर किसी एप्लीकेशन पर जाने के पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी पिक्चर इसका क्लियर कर दूं कि आप इमेजिन कैसे करें। जैसे कि आपको कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन एटम में s ऑर्बिटल में है, तो अब आपके माइंड में एक इमेजिनेशन आने लगता है कि हां न्यूक्लियस इज एट द सेंटर और स्फेरिकल सिमेट्री है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की या प्रोबेबिलिटी की। यदि p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है तो डंबल शेप्ड रीजन में उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसी तरह से यदि मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन 1s का मेंबर है या 1s ऑर्बिटल में है या उसका ऑर्बिटल 2s है, सिग्मा स्टार 2s है, तो क्या इमेजिनेशन आए? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करते वक्त मैं दो न्यूक्लाई का रिप्रेजेंटेशन यहां पर दूंगा। तो सिग्मा 1s और सिग्मा 2s, यानी बॉन्डिंग जो s ऑर्बिटल होता है उसकी सिमेट्री कुछ इस तरह बताई जाएगी, लाइक दिस। सिग्मा स्टार 1s यानी इसका एंटी बॉन्डिंग पार्ट, या फिर सिग्मा स्टार 2s, इसमें प्रोबेबिलिटी रीजन ऐसे रिप्रेजेंट होगा। इसके बाद सिग्मा 2pz,
क्योंकि p ऑर्बिटल में हमारे पास एक सिग्मा है और 2 पाई ऑर्बिटल्स हैं, बॉन्डिंग एज वेल एज एंटी बॉन्डिंग। तो दोनों को क्लियर करें। यहां पर जो सिग्मा 2p z है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर। इसी के एंटी बॉन्डिंग की मैं बात करूं यदि, तो यह सिचुएशन कुछ इस तरह होती है। यहां पर अब पाई 2px या फिर पाई 2py की बात की जाए तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि पाई रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब आप देख सकते हैं कि जो रीजन मैंने बताया वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर पोजीशन पे बताया है। इस बार पाई स्टार 2px या फिर पाई स्टार 2py को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन कम्स इन दिस मैनर। इस बार भी प्रोबेबिलिटी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर है। लेकिन अब आप ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने दिया है इनको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? इंटरप्रिटेशन इनका बहुत सिंपल है। कुछ 2-3 पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूं आप उन पर फोकस करिए। जैसे कि जितने भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आपको दिखाई देंगे, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है और ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में हमेशा एक बड़ा रीजन दिखाया जाता है बिटवीन द न्यूक्लाई, क्योंकि वहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन द न्यूक्लाई होता है। ये स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये स्पीशीज के एग्जिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहीं आप एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स पर यदि कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहां प्रोबेबिलिटी बिटवीन द न्यूक्लाई कम है और अवे फ्रॉम द न्यूक्लाई एक बड़ा रीजन बताया गया है। अवे फ्रॉम द न्यूक्लाई बड़ा रीजन इसलिए बताया गया है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक तरह से अपोज में होते हैं। ऑफ कोर्स द एंटायर मॉलिक्यूल विल बी कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, some occupying bonding orbitals, some occupying anti-bonding orbitals. Distribution कैसे होता है? We shall take few examples later on. Continuation में ही लेंगे। पर imagination क्या हो? यदि कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में है या सिग्मा स्टार 1s में है, तो what to imagine? Anti-bonding हमेशा रिप्रेजेंट करेगा कि प्रोबेबिलिटी बिटवीन द न्यूक्लाई कम है। सिग्मा रिप्रेजेंट करेगा हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। पाई रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशंस हैं। एक और पॉइंट पर हम ध्यान दे सकते हैं, यहां पर जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर ऑलवेज कंसिस्टिंग ऑफ लेस नंबर ऑफ नोड्स एज कंपेयर्ड टू द रिस्पेक्टिव एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। मैंने वर्ड यूज किया है नोड्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो एक्चुअली इसके पहले हो जाता है टॉपिक, उसमें आप पढ़ चुके होंगे कि नोड्स आर द रीजन्स वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। वो रीजन जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होता है दैट इज कॉल्ड एज नोड। यहां मैं सीधा उसका एक एप्लीकेशन बोलते हुए बता रहा हूं आपको कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं ये हमेशा लेसर नंबर ऑफ नोड्स के साथ होते हैं कंपेयर्ड टू देयर ओन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। So these are a few points जो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर रिक्वायर्ड है कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इनको डेजिग्नेट कैसे करना है।